नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दक्षिण भारत पर कंट्रोल करने के लिए देवगिरी में ट्रांसफर करता है। तो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद या फिर देवगिरी वह ट्रांसफर करता है, जिससे वह दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर सके। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र में उस समय जो क्षेत्रीय प्रशासक हैं वह धीरे धीरे विद्रोह करने लगते हैं और 3 बड़े साम्राज्य उभर कर आते हैं, जिसमें विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मदुरै साम्राज्य उदित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में दक्षिण भारत में जिस तरह से राज्यों का उदय हुआ और वह प्रमुख 3 राज्य जो अभी हम बात कर रहे हैं, विजयनगर, बहमनी और मदुरै साम्राज्य की, उनके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। हम जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल देखते हैं, 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासनकाल हम देखते हैं। बहुत सारी यह नीतियां लागू करता है और असफल नीतियों के कारण जनता इसका विद्रोह करने लगती है। इन विद्रोहों को दबाने का यह कई बार प्रयास करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में यह असफल हो जाता है। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी ट्रांसफर की थी, जिससे यह दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर सके। लेकिन दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय प्रशासक हैं वह धीरे धीरे विद्रोही हो जाते हैं। राजधानी जब इसने ट्रांसफर की दिल्ली से दौलताबाद, तो वहां से यह कोशिश कर रहा था जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, स्पेशली जो उनका व्यापारिक क्षेत्र है और जो पश्चिमी तट है, उन पर अपना यह नियंत्रण स्थापित करे और वहां से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर ले जाए। लेकिन इस राजधानी ट्रांसफर को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत सारी परेशानियां इसे झेलनी पड़ी। तो राजधानी ट्रांसफर करने के बाद जब यह दक्षिण भारत के क्षेत्र में और वहां के प्रशासन में हस्तक्षेप करना चाह रहा था, वहां के जो स्थानीय शासक हैं उन्होंने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिए और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कैसे दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक प्रमुख आंदोलन हुआ था और वह आंदोलन हुआ था माबार के क्षेत्र में। और आपको नाम याद हो तो एहसान खान एक प्रमुख व्यक्ति है जिसने इस विद्रोह को लीड किया था। माबार के क्षेत्र में एक विद्रोह हो चुका था, उसी के क्रम में लगातार अब विद्रोह होने लगेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब यह शासन व्यवस्था में है तो यह बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे उत्तर भारत के दोआब में, यानी कि जो गंगा यमुना का दोआब है, वहां पर इसने कर वृद्धि की थी। इसी तरह से यह दक्षिण भारत में भी कर वृद्धि करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता था। लेकिन इस कर वृद्धि के कारण जिस तरह उत्तर भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और जब किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में जो दक्षिण भारत के शासक हैं उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि दक्षिण भारत पर यह नियंत्रण करके अपनी एकीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, यानी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम या स्थापित करना चाहता था। हमने इससे पहले भी देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, लेकिन उनको अपनी स्वायत्तता दी थी। यह एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करना चाहता था, यानी कि पूरे प्रशासनिक क्षेत्र का नियंत्रण केवल और केवल इसी के हाथों में हो। यह प्रयास यह कर रहा था। तो दक्षिण भारत के जो प्रशासक हैं, जिनको हमेशा से यह आदत रही है कि वह स्वायत्त शासकों के रूप में या स्वतंत्र शासकों के रूप में शासन चलाए, मतलब जो शासन व्यवस्था है उनमें उनका स्वतंत्र नियंत्रण हो, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था उनके हिसाब से चले, तो उस तरह की व्यवस्था के साथ वह लोग रह रहे थे। इसने क्या करना चाहा कि उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहा। इससे जो दक्षिण भारत के राजा हैं वह लगातार विद्रोह करने लगते हैं। राजा का मतलब जो स्थानीय प्रशासक हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में, कर्नाटका के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं और ये सारे लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। जो मंगोलों का आक्रमण हुआ उसका भी प्रभाव दक्षिण भारत के क्षेत्र में दिखता है, क्योंकि दक्षिण भारत में एक विद्रोह हमने देखा माबार वाला, इसमें मंगोलों ने सहयोग किया था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत या जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है वह कमजोर दिखा। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से लड़ रहा था तो यह चाहता था कि जो दक्षिण भारत के शासक हैं वह मंगोलों के खिलाफ इसका समर्थन करे, इसका सहयोग करे। लेकिन जब दक्षिण भारत के राजाओं को इसकी नीतियां ज्ञात हो गई, यानी कि यह जिस तरह से सिस्टम डेवलप करना चाह रहा था, उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था, और उससे पहले जो विद्रोह हो चुका था माबार में, उसके आधार पर अब जो स्थानीय राजा हैं दक्षिण भारत के वह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, तो उन्होंने मंगोलों के खिलाफ जो सहयोग है उस सहयोग को नहीं किया। मतलब मंगोलों के खिलाफ दक्षिण भारत के जो राजा हैं वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ नहीं आए। इससे जो मंगोलों के खिलाफ संघर्ष है और
जो स्थानीय शासकों के बीच संघर्ष है, यह संघर्ष दक्षिण भारत में बहुत फैल गया और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के लिए एक समस्या पैदा हो गई। सांकेतिक मुद्रा का जो इसने प्रयोग किया वह भी असफल रहा और इससे भी जो दक्षिण भारत के व्यापारी हैं उनका विद्रोह प्रारंभ हो गया। व्यापारियों ने, कृषि समुदाय के लोगों ने, सबने इस नीति का भी विरोध किया। जिस तरह की नीतियां इसने उत्तर भारत में लागू की थी, उसी नीतियों के तहत यह दक्षिण भारत पर भी प्रशासन चलाना चाह रहा था, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे यह विद्रोह सैनिक विद्रोहों के रूप में बदल गया। अब सेना के लोग विद्रोह करने लगे क्योंकि जो सैनिकों का मनोबल है वह लगातार गिर रहा था। इसने बहुत सारे अभियान किए, पुरासन का अभियान, कराचील का अभियान, जहां यह लगातार असफल हो रहा था। कराचील के अभियान में बहुत सारे सैनिक मारे गए, जो बचे खुचे सैनिक थे वह किसी तरह से वापस आए थे। उन सब कारणों से जो सैनिकों का मनोबल है वह लगातार गिर रहा था। सैनिक लगातार हार का सामना कर रहे थे। इसके अलावा जो राजा की नीतियां हैं वह भी लगातार खराब दिख रही थी, वह भी कोई सफल परिणाम नहीं दे पा रही थी। तो संसाधन हैं जो समाज में होने चाहिए थे या जो प्रशासनिक व्यवस्था में होने चाहिए थे, वह संसाधन लगातार कम होते रहे और सैनिकों के बीच असंतोष लगातार बढ़ता रहा। धीरे धीरे इन सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और नए साम्राज्यों की स्थापना कर दी। इसके साथ जो दक्षिण भारत में नई सांस्कृतिक व्यवस्था है और जो धार्मिक सोच है वह भी एक प्रमुख कारण बनता है, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के विरुद्ध विद्रोह पैदा किए। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इस्लामी शासन का विस्तार करना चाहता था। हमने यह देखा जब इसने दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर की थी तो यह देखकर किया था कि दौलताबाद का क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और स्वयं को यह मुस्लिमों का नेता दिखाना चाहता है। आगे जब हम चर्चा करेंगे, जब यह खलीफा से अपनी मान्यता मनवाएगा, मतलब अपने प्रशासन को ऑथेंटिकेट करवाएगा, उस केस में भी हम इसकी यह लालसा देख पाते हैं कि बार बार यह कोशिश करेगा कि जो मुस्लिम शासन है उसका यह अगुवा बन सके। इस्लामी शासन का प्रसार यह दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी कर रहा था, लेकिन जो दक्षिण भारत का कल्चर था वह हिंदू धर्म के प्रति बहुत झुका हुआ था और जो स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएं हैं वह सांस्कृतिक परंपराएं बहुत मजबूती से कायम थी। उनमें जब यह हस्तक्षेप करने लगता है और उनको बदलने का प्रयास करने लगता है तो उस कारण से भी बहुत बड़े विद्रोह होते हैं। तो इस्लामी शासन का जो यह विस्तार करना चाह रहा था दक्षिण भारत के क्षेत्र में, यह भी विद्रोह का बहुत बड़ा कारण था। इन सब विद्रोहों के कारण दक्षिण भारत में धीरे धीरे नए साम्राज्यों का जन्म होने लगा। इन नए साम्राज्यों में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मदुरै साम्राज्य, यह तीन सबसे बड़े साम्राज्य उभर कर आए। इनमें आप ध्यान रखेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य है यह बहुत फेमस है और एग्जाम्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस साम्राज्य के विषय में बहुत कुछ पूछा जाता है, इसके कल्चर के विषय में, इसके प्रशासनिक तंत्र के विषय में, वास्तुकला से संबंधित चीजें, बहुत कुछ पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य से। लेकिन आप क्रम के रूप में अभी ध्यान रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से परेशान होकर जब स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया तो उसी क्रम में यह साम्राज्य उदित हुए थे। सबसे पहले हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य को। इस साम्राज्य को 1347 में अहमद शाह बहमनी ने स्थापित किया था। नाम आप ध्यान रखिएगा, वर्ष भी आप जरूर ध्यान रखिएगा इन तीनों साम्राज्यों के, क्योंकि यह बार बार पूछे जाते हैं। अहमद शाह बहमनी ने स्थापना की है 1347 में। अहमद शाह बहमनी है कौन? यह दिल्ली सल्तनत का पहले एक सिपाही है, लेकिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रशासन है उससे यह नाराज होकर या उससे असंतुष्ट होकर यह एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। अब ध्यान रखेंगे यह जो साम्राज्य है एक स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य कैसा है? मुस्लिम साम्राज्य है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक मुस्लिम साम्राज्य के रूप में इसने अपनी स्थापना की, वहां की संस्कृति को इसने आगे बढ़ाया और जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें काफी मजबूती से योगदान दिया। यह साम्राज्य कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। बहमनी साम्राज्य ने जो हिंदू शासक हैं और जो सुल्तान हैं उनके बीच संघर्षों का सामना किया और कला, स्थापत्य कला, साहित्य और इस्लामिक संस्कृति को प्रोत्साहित किया। एक तरफ से जो हिंदू शासक हैं वह भी बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध थे, वहीं जो दिल्ली सल्तनत है वह भी बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध था। तो दो बड़ी शक्तियों के बीच या दो बड़े गुटों के बीच रहते हुए भी इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्टेब्लिश किया। दूसरा सबसे फेमस विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य को 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। यह नाम सैकड़ों बार पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
हरिहर और बुक्का ने की थी। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम असली नाम है वह क्या है, वीरकंठी और शिलादित्य। वीरकंठी और शिलादित्य यह दो लोग हैं जो ज्यादातर फेमस है हरिहर और बुक्का के नाम से। दोनों भाई हैं आपस में। तो इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पहले कौन थे, जो आपका वहमनी साम्राज्य बना था, उसी साम्राज्य में यह सिपाही थे और यह भी रुष्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से। लेकिन जो बहमनी साम्राज्य है वह एक मुस्लिम साम्राज्य है। यह जिस साम्राज्य की स्थापना करेंगे वह एक हिंदू साम्राज्य होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बाद बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य है, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य है। इनका मुख्यालय कहाँ है, एमपी में, जो कि कर्नाटक में है। इस साम्राज्य ने भी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना की। अब इनका उद्देश्य क्या है, यह दक्षिण भारत में जो हिंदू शासन व्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहते थे और जो मुस्लिम शासन व्यवस्था है उससे स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। हमने बहमनी साम्राज्य को अभी देखा कि एक नए साम्राज्य के रूप में वह उदित हुआ, लेकिन वह मुस्लिम साम्राज्य था। यह साम्राज्य स्वयं को एक हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित कर रहा था। इस साम्राज्य ने सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों रूपों से बहुत समृद्धि प्रदान की दक्षिण भारत के क्षेत्र में, और जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म से संबंधित जो संस्कृति है उसको बहुत बढ़ावा दिया। हम अलग से वीडियो में इसको कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य को बहुत डिटेल के साथ, क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से नए साम्राज्य उदित हो रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य को। अगला साम्राज्य मदुरै साम्राज्य। जब हम इसकी बात करते हैं तो यह साम्राज्य 14वीं सदी के अंत में उदित हुआ, और यह मुख्यतः इसलिए उदित हुआ था क्योंकि जो राजधानी ट्रांसफर की गई थी दिल्ली से दौलताबाद, और उसके बाद जो कृषि वृद्धि की गई थी उसके कारण जो असंतोष पैदा हुआ उसका यह सबसे बड़ा परिणाम था। यह एक हिंदू साम्राज्य था और इसका मुख्यालय क्या था, मदुरै। लेकिन क्रम के रूप में आप ध्यान रखेंगे यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य उन्हों साम्राज्यों से पहले उदित हुआ साम्राज्य है। मदुरै साम्राज्य, फिर बहमनी साम्राज्य और फिर विजयनगर साम्राज्य। क्रम आप ध्यान रखिएगा। तुगलक के समय हम देखते हैं कि जब तुगलक की नीतियों के कारण विद्रोह प्रारंभ होते हैं तो मदुरै के क्षेत्र में मुस्लिम शासकों का प्रभाव होता है, यानी कि कुछ स्वतंत्र मुस्लिम शासक उभरना प्रारंभ होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह भी शासन व्यवस्था में भागीदार बनते हैं, और हिंदू मुस्लिम की मिलीजुली संस्कृति का जो विकास है वह हमको मदुरै साम्राज्य में दिखता है। मदुरै साम्राज्य कैसा साम्राज्य है, ज्यादा इसमें भूमिका मिलेगी आपको हिंदू धर्म की, लेकिन उसके साथ ही जो मुस्लिम शासन है उसके तत्व भी हमको इस साम्राज्य में दिखेंगे। विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य, मदुरै साम्राज्य हिंदू और मुस्लिम का मिला जुला साम्राज्य, तीन प्रमुख साम्राज्य उदित होते हैं। अब हम यह समझे जो यह नए साम्राज्य उदित हो रहे हैं इनके निर्माण के पीछे कारण क्या है, क्यों यह नए नए साम्राज्य उदित हो रहे हैं। हमने जैसे इसको कई बार बहुत डिटेल में देखा है, इस सामाजिक और राजनीतिक असंतोष है। नीतियां ऐसी हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जो जनता में विद्रोह पैदा कर रही हैं, और उन्हीं का परिणाम यह तीन नए साम्राज्य हमको दिखते हैं। इसकी नीतियों में जो कर वृद्धि है, जो प्रशासनिक नीतियों में हस्तक्षेप है, और आप ध्यान रखेंगे यह धार्मिक नीतियों में भी हस्तक्षेप करेगा, और जो उलेमा है उनके विरुद्ध भी यह निर्णय लेगा, उनके निर्णयों पर भी यह प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो वह भी इसके खिलाफ विद्रोह का प्रमुख कारण बनेंगे। दक्षिण भारत में जो वहां के राजा हैं उनमें स्थानीय स्वायत्तता का महत्व है। वह स्थानीय रूप से स्वायत्त शासन व्यवस्था चलाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक सेंट्रलाइज सिस्टम एस्टेब्लिश करके उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। यह भी विद्रोह का प्रमुख कारण बनता है। इसके साथ जो धार्मिक संघर्ष है, क्योंकि यह धार्मिक हस्तक्षेप भी कर रहा था, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भी यह हस्तक्षेप कर रहा था, इस्लामी शासन का यह प्रसार करना चाहता था, और उसी का एक परिणाम है विजयनगर साम्राज्य जो स्वयं को हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित करता है। आर्थिक समस्या और व्यापारिक अस्थिरता की जो स्थिति थी वह लगातार बनी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा फेल कर चुकी थी, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही थी, और व्यापारी और जो कृषक हैं वह दोनों परेशान थे, और वह भी विद्रोह का एक कारण था। बहुत सारी ऐसी इसने नीतियां बनाई, जो नीतियां लगातार असफल होती रही। जो स्थानीय लोग हैं उनके धर्म में यह हस्तक्षेप भी करने लगा, इस्लामी शासन व्यवस्था को स्थापित करने लगा, धर्म गुरुओं से लड़ने लगा। वह सारे कारण हमको मिलते हैं जिसके कारण यह साम्राज्य विघटित होना प्रारंभ हो गया, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में
3 नए साम्राज्य उदित हुए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह 3 प्रमुख साम्राज्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य या स्थानीय शासक मुक्त हुए थे, जिन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था। लेकिन 3 सबसे ज्यादा फेमस हैं, तो उनकी चर्चा आज हमने की है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक का जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ विवाद होता है, और जब उस विवाद को आप देखेंगे तो आप समझेंगे ना केवल इसकी जो आर्थिक नीतियां हैं वह विफल रही, बल्कि जो इसकी धार्मिक नीति है वह भी बहुत बड़ा फेलियर था, जो इसके साम्राज्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर गया। इसके अलावा आप यह भी समझेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति का ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो। आने वाले वीडियो में उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।